नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल के संदर्भ में विलियम बेंटिक से लेके लॉर्ड डलहौजी तक के समय के बीच में जो छोटे छोटे गवर्नर आए तथा लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन करेंगे और देखेंगे उनसे कहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। मित्रों, आप सब लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए नए जो भी वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो उसकी सूचना आप लोगों को मिलती रहे। हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक से आगे बढ़ते हैं। इसके पहले का हम लोगों ने 2 कक्षाओं में पढ़ लिया है, 2 क्लास में। आप लोग चाहे तो प्लेलिस्ट में आधुनिक भारत खंड में वो वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें क्लाइव से लेके आगे हम लोग लॉर्ड एमहर्स्ट तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक आप लोग पढ़ते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक जुलाई 1828 में जब भारत का गवर्नर जनरल बन के आता है तो यह भारत का गवर्नर जनरल न बन के बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आता है। इस बात को याद रखिएगा। कभी भी आप लोगों से कहीं इंटरव्यू में पूछ ले, पीसीएस या आईएएस कोई भी ऐसे परीक्षाओं में जिसमें इंटरव्यू होते हैं अभी भी, या असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तमाम परीक्षाएं से जहां इंटरव्यू होते हैं तो वहां से जब पूछ ले लॉर्ड विलियम बेंटिक जब भारत में आया गवर्नर जनरल बन के तो क्या था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया था। वो भारत का गवर्नर जनरल 1833 के शासन अधिनियम के तहत बनता है। 1833 का जब शासन अधिनियम और चार्टर अधिनियम, शासन अधिनियम नहीं, चार्टर अधिनियम आता है, इसमें यह प्रावधान होता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जब विलियम बेंटिक भारत आता है तो वह बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आता है। उसके कभी कभी कुछ लोग उसको 2 कालखंडों में पढ़ते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल और उसके कार्य तथा भारत का गवर्नर जनरल और उसके कार्य। तो इसका समय काल कितना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक का समय काल है 1828 से लेकर 1835 और 33 में आपका आता है चार्टर एक्ट। कितने चार्टर एक्ट आए थे? कभी भी आपसे आईएएस या पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे एक बार संविधान के संदर्भ में पूछा था कि कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की समानता, इन चीज़ों का वर्णन उद्देश्य में, तो उसी तरह पूछ सकता है कि भारत में कुल कितने शासन अधिनियम आए या कुल कितने चार्टर एक्ट पारित होके आए, तो इनकी संख्या कितनी थी। चार्टर एक्ट की संख्या अलग थी, शासन अधिनियम की संख्या अलग थी। तो आप लोग कमेंट में बताइए हमें भारत में कुल कितने चार्टर एक्ट आए। तो याद रखिएगा यह 28 में आता है, 1828 में, और 33 में यह बंगाल के गवर्नर जनरल से बदल के भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। और फिर 33 से लेके 35 तक 2 साल तक भारत का गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जब भारत आता है तो बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन इसे भारत का पहला गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। कब? 1833 से लेके। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आप लोगों से गलती ना हो। विलियम बेंटिक का प्रारंभिक जो समय था वह एक सेना के रूप में ब्रिटिश कंपनी के में सर्विस कर रहा था, मतलब सेवा कर रहा था। शीघ्र ही वह लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे पहुंचा। 1796 में वो ब्रिटिश संसद का सदस्य भी बना। याद रखिएगा, वह सेना के रूप में से भर्ती हुआ, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे कार्य किया तथा संसद का सदस्य भी बना, ब्रिटिश संसद का। याद रखिएगा, ये विलियम बेंटिक जब फ्रांस में नेपोलियन अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा था फ्रांस में, तो उस समय इसने इंग्लैंड की तरफ से फ्रांस से जो युद्ध हुआ उसमें भी नेतृत्व प्रदान किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक फ्रांस में नेपोलियन के विरुद्ध भाग लिया था ब्रिटेन की तरफ से।
विलियम बेंटिक को 1803 में मद्रास का गवर्नर जनरल बनाया गया। याद रखिएगा, अगर 1 2 3 कथन करके दे दे कि विलियम बेंटिक 1805 में मद्रास का गवर्नर जनरल बनाया गया, कथन 1। कथन 2 कर दे 1828 में भारत का गवर्नर जनरल बन के आया, वह ब्रिटिश संसद का सदस्य नहीं था। अब 1 2 3 कथन है, अब आपको क्रम से सेट करना है कि कौन सा कथन सही है। 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। तो जब तक आप इसके बारे में सही से जानकारी नहीं रखेंगे, आप ऐसे प्रश्न को गलत कर देंगे। तो याद रखिएगा, वह सेना के रूप में भर्ती हुआ, लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे पहुंचा, से ब्रिटिश संसद का सदस्य बना, सांसद जैसे अपने यहाँ सांसद होता है वैसे ही। नेपोलियन के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया ब्रिटेन की तरफ से। 1803 में मद्रास का गवर्नर भी बना। 1803 में मद्रास का गवर्नर बना। और इसी समय 1806 में वेल्लोर में सैनिक विद्रोह, जिसे कहा जाता है भारत का पहला सिपाही विद्रोह। कहीं कहीं तो ये कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में पहला सैन्य विद्रोह था। बहुत सारे इतिहासकार उसे सैनिक विद्रोह ही मानते हैं, परंतु 1 2 बार पूछा जा चुका है कि भारत में सर्वप्रथम सेना द्वारा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो वेल्लोर का विद्रोह हुआ था 1806 में। 1806 में वेल्लोर में भारतीय सैनिकों ने या ब्रिटिश सेना में जो कार्यरत लोग थे उन्होंने विद्रोह किया था। विद्रोह तो बेंटिक को क्या करते हैं, जब ये विद्रोह होता है उससे पहले ही मद्रास के गवर्नर पद से हटा देते हैं। वेल्लोर में 1806 में सैनिक विद्रोह होता है, और सैन्य विद्रोह होने से पूर्व ही लॉर्ड विलियम बेंटिक को सेना के गवर्नर पद से हटा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह भारत में सबसे उदार और प्रबुद्ध गवर्नर जनरल था। प्रबुद्ध इन सेंस पढ़ा लिखा और समझदार। 1835 वर्ष 1835 तक वो बंगाल के गवर्नर के रूप में, नहीं 1835 गलत ये लिख दिया है, 1833 होगा। 1833 तक बंगाल का गवर्नर जनरल था, और 1833 से 35 तक वो भारत का गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा, वह 1828 से लेकर 1833 तक बंगाल का गवर्नर जनरल था, और 1833 से लेकर 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल था। इसके द्वारा किए गए सुधार कार्यों में इसने किया क्या कि सर्वप्रथम इसने किया कि जो राज्य कंपनी का जो राज्य था भारत में, उसके शासन खर्च को कम किया। अधिक खर्च जो किया जाता था, भ्रष्टाचार तमाम चीज़ें, तो उस पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया। तो इसने खर्च को सीमित करने का प्रयास किया। धन की बचत के लिए उसने घूम घूम कर न्याय करने वाली अदालतों को समाप्त कर दिया। तो आप लोग पढ़ें, हम पढ़ा चुके हैं इसको पहले। कॉर्नवालिस ने सचल या चल या घूम घूम के न्याय करने वाली अदालतों की स्थापना की थी, कॉर्नवालिस ने की थी। इसे समाप्त कौन किया? बेंटिक ने। कॉर्नवालिस ने जो चलती फिरती न्यायालय की स्थापना की थी भारत में, उसको समाप्त किया बेंटिक ने। और किया कितने से स्थापना? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसने सेवा, मतलब अगर आप नौकरी भर्ती हो रहे हैं तो इसका कहना था कि योग्यता है तभी भर्ती होंगी। योग्यता को सेवा का आधार बताया। उसने जाति, धर्म, क्षेत्र, तमाम चीज़ों के आधार पर विभेद को समाप्त किया, और कहा कि जिसके अंदर कौशल है वह सेवा योग्य है, उसे नौकरी पे रखा जा सकता है। तो याद रखिएगा, ये अवधारणा हमारे यहाँ बहुत पहले चली आई। आजकल लोग बहुत तेज़ी वायरल करते हैं कि चीज़ें संविधान में बाद में लिखी गई, लेकिन ये प्रावधान 1833 के शासन अधिनियम के तहत ही आया था कि भारत में धर्म, जाति, जन्म, वर्ष, वर्ण है, वर्ष नहीं, टाइप में गलती है थोड़ा, वर्ण और रंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में वंचित नहीं किया जाएगा। अगर उसके अंदर योग्यता है तो उसे कंपनी की सेवा में नियुक्त किया जाएगा। आप लोग कमेंट बताइए किस अनुच्छेद के तहत यह चीज़ है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में यह कहा गया है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा? इसका कमेंट हमको आर्टिकल बताइए। भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उसने उदारता की नीति अपनाई, मतलब समाचार पत्रों के प्रति कोई कठोरता की नीति नहीं अपनाई, उदारता की नीति अपनाई। इस तरह से वह एक तरह से उदार शासक गवर्नर जनरल माना जाता है। बेंटिक ने ठगी प्रथा का दमन करने का प्रयास किया 1830 में। ठगी प्रथा उस समय बहुत
ज़्यादा चौराहों सड़क किनारे सुनसान जगहों पे ठगी की प्रथा होती थी, मतलब लूट लिया जाता था। तो इस पर नियंत्रण लगाया किसने? बेंटिक ने 1830 ईस्वी में। इसे आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का जनक कहा जाता है। इसी समय आपको पता है लॉर्ड मैकाले जो है, उनका एक घोषणा पत्र, शपथ पत्र आता है शिक्षा के संदर्भ में, उसे लागू करने का प्रयास किया। साथ ही इसने शिक्षा के लिए उदार व्यवस्थाएं की। इसीलिए कहा जाता है कि अब आधुनिक भारत में पाश्चात्य शिक्षा का जनक, मतलब पश्चिमी यूरोपीय शिक्षा पद्धति को भारत में लागू करने का प्रयास किया। बेंटिक के सुधार कार्यों को 1835 में मैकाले संकल्प और शैक्षिक सुधारों हेतु भाषा के रूप में अंग्रेजी की शुरुआत। इससे पहले क्या थी भारत में? शिक्षा की भाषा हिंदी और फारसी। लेकिन लॉर्ड बेंटिक ने क्या किया कि इन्होंने अंग्रेजी की भी शुरुआत की। शिक्षा पर इस मैकाले का स्मरण पत्र, मैकाले मिनट्स या स्मरण पत्र को लागू किया। याद रखिए कि 1833 के चार्टर एक्ट में ही एक विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति का प्रावधान आया था। तो इसे ही नियुक्त किया गया था, किसे? लॉर्ड मैकाले को। विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को ही नियुक्त किया गया था। 1835 में प्रावधान था, लेकिन 1853 में यह परमानेंट कर दिया जाता है कि एक विधि सदस्य भी रहेगा ही रहेगा कंपनी शासन के जो सदस्य हैं उनके बीच। नियम 17 के तहत, नियम 17 याद रखिएगा, सती प्रथा निरोध या उन्मूलन अधिनियम पारित होता है। 1829 में सती प्रथा को कानूनी रूप से अवैध घोषित किया जाता है। अगर ये कोई करेगा तो उसे दंडित अपराध माना जाएगा और सजा का प्रावधान किया गया। सती प्रथा का राजा राम मोहन राय के साथ मिल के किसने उन्मूलन का प्रयास किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। राजा राम मोहन राय ने अथक प्रयास किया कि इस पर कानून बने। फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक को अपने मतलब समझाने में सफल रहे राजा राम मोहन राय कि यह एक अमानवीय कर्मकांडी क्रियाकलाप है, जिस पर नियंत्रण होना चाहिए। तो उन्होंने इस पे कानून बनाया। याद रखिएगा, उन एक चीज़ और कभी कभी डीपली पूछ सकता है अंदर जाके, तो 1829 में जब ये बनता है तो सिर्फ बंगाल में लागू होता है। आपसे पूछा जा सकता है, तो आप पूरे भारत को मत समझिएगा, इस समय पूरे भारत में लागू नहीं हुआ था। 29 में सिर्फ बंगाल में लागू होता है और 30 में अब पूरे बंगाल और मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया जाता है। उस समय कमेंट बताइए, उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में कौन कौन से राज्य, आज के कौन कौन से राज्य सम्मिलित थे? जब 1829 में सती प्रथा निरोध अधिनियम पारित हुआ तो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में आज के संदर्भ में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित थे? कमेंट में बताइए। थोड़ा बहुत पढ़ते रहेंगे, चीज़ों को समझते रहेंगे, तभी कुछ होगा अच्छा। तो आप लोग इसको कमेंट बताइए कि बंगाल प्रेसिडेंसी में कौन कौन था। 1829 सती प्रथा निरोध अधिनियम नियम 17 के तहत, 1830 में मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को न्यायिक कार्य शुरू करने का माध्यम बनाया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया कि न्यायालय में पहले अंग्रेजी या फारसी या हिंदी में न्याय होते थे, तो उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को भी सम्मिलित किया। बंगाल में बंगाली, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, क्षेत्र जैसे जैसे क्षेत्र की भाषाएं थी उसको भी सम्मिलित करने का प्रयास किया। दास प्रथा एलन बरो के नेतृत्व में उन्मूलन होता है इसी समय। 1831 में मैसूर, 1834 में कुर्ग, 1834 में मध्य प्रांत का अधिग्रहण कर लिया जाता है। पूर्णतः इसे क्या किया जाता है? ब्रिटिश कंपनी के अधीन मिला लिया जाता है। 1831 में मैसूर, 1834 में कुर्ग, 1834 में मध्य प्रांत। 1831 में रणजीत सिंह पंजाब के क्षेत्र में सिख नेता के साथ शाश्वत मित्रता की संधि करता है। एक तरह से प्रेम पूर्ण मतलब संधि होती है कि हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे, क्षेत्रों का, राजकीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसी एक मित्रतापूर्ण संधि करता है कौन? बेंटिक राजा रणजीत सिंह से। राजा रणजीत सिंह और बेंटिक के मध्य संधि होती है मित्रतापूर्ण 1831 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारतीयों को नौकरियों में उच्च स्थान प्रदान किया। आपको बताया था ना कि योग्यता क्या थी, अगर योग्यता है तो किसी भी वर्ग का व्यक्ति है उसे सेवा में रखा जा सकता है नौकरियों पे।
ये लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा शुरू किया गया। 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी का सृजन किया गया। याद रखिएगा, आगरा प्रेसिडेंसी का सृजन कब किया गया? तो 1834 में। किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1834 में इसका गठन किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आगरा प्रेसिडेंसी का गठन या सृजन कब किया गया? तो 1834 में। किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। मानव बलि प्रथा का अंत किया। शिशु हत्या पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया। दो चीज़ें और की उसने। क्या? सती प्रथा था, ठगी प्रथा था, मानव बलि प्रथा और शिशु हत्या पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। विलियम बेंटिक ने धर्म परिवर्तन के कारण किसी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से वंचित करने को अवैध घोषित किया। होता क्या था कि अगर कोई धर्म परिवर्तन कर लेता था, जैसे हिंदू से कोई ईसाई बन गया उस समय, या ईसाई न बन के मुस्लिम बन गया, तो उसके परिवार वाले उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर देते थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा कि ना, अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म को स्वीकार भी कर लेता है तो वो अपने माता पिता या पुश्तैनी ज़मीन का हिस्सेदार बना रहेगा। एक तरह से अपने धार्मिक क्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए तथा इसे सामरिक प्रश्रय देने का प्रयास किया गया। याद रखिएगा क्या क्या किया? सती प्रथा, ठगी प्रथा और दास प्रथा उन्मूलन, मानव बलि प्रथा, शिशु हत्या निरोध, योग्यता के आधार पर सेवाओं में चयन, ये सभी कार्य विलियम बेंटिक के ही समय होते हैं। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाता है, पाश्चात्य शिक्षा को महत्व देता है, न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देता है न्याय करने के लिए। तो इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक अच्छे शुरुआती कार्य किए जो सुधारात्मक थे। 1835 में कोलकाता में विलियम बेंटिक द्वारा एक मेडिकल कॉलेज खोला गया, की नींव रखी गई। 1835 में कलकत्ता में विलियम बेंटिक द्वारा मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई। 1833 के अधिनियम के तहत कंपनी, आपको पता होगा चार्टर एक्ट, कब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त कर दिए गए, लेकिन दो चीज़ों को छोड़ के, एक चाय का व्यापार और दूसरा चीन के साथ व्यापार को समाप्त नहीं किया गया था। जब 1833 का चार्टर एक्ट आता है तो इसके तहत ये दोनों को भी समाप्त कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा 1833 के अधिनियम के तहत कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। संपूर्ण इन चाय और चीन वाला भी व्यापार समाप्त हो जाता है। चीनी नहीं होगा, कहीं कहीं किताबों में चीनी लिखा रहता है, याद रखिएगा। चीनी का मतलब होता है चीन। चीनी का तात्पर्य हुआ चीनी क्षेत्र से है, चीनी खाने वाली चीनी नहीं। चीन और चाय के व्यापार को जो 1813 के शासन अधिनियम चार्टर अधिनियम में छोड़ दिया गया था, उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। रमेश चंद्र दत्त एक इतिहासकार हैं, का कथन है कि उसने सार्वजनिक ऋण को कम किया और वार्षिक खर्च को घटाया तथा बचत दिखाया। क्या किया? सार्वजनिक ऋण को कम किया, वार्षिक जो खर्च था कंपनी का, कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों तमाम चीज़, उसको कम किया, बचत बढ़ाने का प्रयास किया। उत्तरी भारत में उसने लगान व्यवस्था, लगन नहीं है ये, हिंदी टाइप थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, लगान व्यवस्था में सुधार किया, जिससे जमींदारों और किसानों दोनों को राहत मिली। रॉबर्ट मार्टिन बर्ड के निरीक्षण में पश्चिम उत्तर प्रांत में नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की। किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट मार्टिन बर्ड के नेतृत्व में पश्चिम उत्तर प्रांत में नई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की। न्यायिक सुधार के तहत इलाहाबाद में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। न्यायिक सुधार के तहत राजस्व के मामलों के लिए इसने एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अदालत आज के प्रयागराज या इलाहाबाद में की।
सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत स्थापित किए। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सदर दीवानी और सदर निजामत। बेंटिक के समय में मैकाले ने आधुनिक भारत का कानून का कोड तैयार किया था। मैकाले लॉ के नाम से या मैकाले का एक कानूनी कोड के नाम से तैयार किया गया था। बाद में वही भारत में आईपीसी सीआरपीसी की आधारशिला बनता है बाद में चल के। इसीलिए मैकाले को भारत का नवीन मनु भी कहा जाता है, क्योंकि इसने शासन पद्धति संबंधित एक संहिता तैयार की थी, तो इसे आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों कमिश्नर जो पद्धति है की नियुक्ति विलियम बेंटिक के समय होती है। संभागीय आयुक्त मतलब मंडल कमिश्नर जो होते हैं आज के समय में, इस तरह के कार्य की शुरुआत विलियम बेंटिक ने की थी। इसके पश्चात आते हैं लॉर्ड मेटकाफ। कौन आते हैं? लॉर्ड मेटकाफ। 1835 से 36 तक 1 साल तक रहते हैं लॉर्ड मेटकाफ। 1 साल तक भारत के गवर्नर जनरल रहेंगे। अब जो भी आएगा वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। 1856-57 की क्रांति के पश्चात जब वायसराय की नई पदवी दी जाती है गवर्नर जनरल समाप्त करके, तब तक उसके पहले सब गवर्नर जनरल हैं भारत के। लॉर्ड मेटकाफ 1835 से 36 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल बन के आते हैं 1 साल के लिए। इनके द्वारा क्या कार्य किए गए? तो 1835 में प्रेस एक्ट पारित होता है और इस प्रेस एक्ट में काफ़ी उदारता वाली बातें लिखी गई भारतीय समाचार पत्रों के संदर्भ में। तो इसलिए भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये करीब परीक्षाओं में देखें कि वनडे पीसीएस तमाम बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कौन था? लॉर्ड मेटकाफ। 1835 में एक प्रेस एक्ट पारित होता है, उसमें कुछ प्रावधान ऐसे थे जिसकी वजह से इसे यह उपाधि दी गई। 1823 में लाइसेंसिंग विनियमन को निरस्त किया गया। 1823 में गलत हो रहा है, देखना पड़ेगा इसको, मैं देखूंगा फिर से गलत टाइप हो गया ये। वर्ष 1836 में कोलकाता में पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित करता है। तो इसके मुख्य 2 कार्य थे, समाचार पत्र और कलकत्ता में लाइब्रेरी की स्थापना। 1836 से 42 लॉर्ड आकलैंड होते हैं 36 से 42 के मध्य। 1836 में दोस्त मोहम्मद जो आपके अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में फारस क्षेत्र में था, उसके विरुद्ध एक लड़ाई लड़ते हैं 1836 में आकलैंड। रणजीत सिंह के विरुद्ध सहायता मांगते हैं। इससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 38 से 42 होता है। तीर्थयात्रा कर बंद कर देते हैं, दुर्गा पूजा पर लगे प्रतिबंध हटा देते हैं। यह तीर्थयात्रा कर जो लगता था उसको बंद कर देते हैं तथा दुर्गा पूजा पर लगे प्रतिबंध को हटा देते हैं। सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण कराते हैं। याद रखिएगा इनका महत्वपूर्ण कार्य है आकलैंड का, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने का प्रयास किया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय कौन था? आकलैंड थे। इन्होंने तीर्थयात्रा कर और दुर्गा पूजा पर लगे प्रतिबंध समाप्त किए। इसके पश्चात आते हैं लॉर्ड एलनबरो। 1842 से 44 तक 2 साल तक रहते हैं लॉर्ड एलनबरो। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त होता है इन्हीं के समय। शुरुआत हो जाता है आकलैंड के समय, लेकिन समाप्त होता है एलनबरो के समय। 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध का विलय होता है। ये बहुत बार पूछा गया सिंध का विलय। तो सिंध का विलय किसके समय में हुआ? एलनबरो के समय में। किसने किया था? चार्ल्स नेपियर ने किया था। सिंध विलय के संदर्भ में नेपियर के कथन है, आपके मेंस परीक्षा में याद रखिए कि कथन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे कथन आप डालेंगे, कोई प्रश्न अगर इस संदर्भ में आया तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो वह कहता है कि हमें सिंध जीतने का कोई अधिकार नहीं, फिर भी हम ऐसा करेंगे क्योंकि यह एक लाभदायक और मानवतापूर्ण बुराई है। बुराई भी है एक तरफ, दूसरी तरफ मानवता भी है। यह लाभदायी था, इसीलिए इसने कहा कि हाँ सिंध का विलय करना जरूरी है। सिंध वाला क्षेत्र
आज के पाकिस्तान के ऊपरी क्षेत्र और अफगानिस्तान का नीचे वाला क्षेत्र है, सिंध का क्षेत्र था। इसने विलय किया। इसने कहा कि हमें सिंध जीतने का कोई अधिकार नहीं, परंतु हम ऐसा करेंगे क्योंकि यह एक लाभदायक, उपयोगी तथा मानवतापूर्ण बुराई है। उसका विलय क्यों किए? देखिए, आप समझेंगे जब आज के संदर्भ में भारत को, तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इसी क्षेत्र में सिंध था आपका। इसका जो पश्चिमी अरब कंट्री वाला क्षेत्र था, जो व्यापारिक मार्ग, प्लस उस समय का रूस और यूरोप, इन क्षेत्रों से यह सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण और बफर राज्य का क्षेत्र था। सिंध को जीतने का सबसे बड़ा कारण यही था कि रूसी आक्रमण से बचाव, बफर स्टेट के रूप में यूज करना। यूरोप में उस समय नेपोलियन का, या नेपोलियन नहीं कह सकते, और जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थी, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ और ऑस्ट्रिया हुआ, इटली, स्पेन, इन सब विस्तार कर ही रहे थे, हर जगह अपना हाथ पैर मार रहे थे। इसी संदर्भ में ये जो मार्ग था आपका, देखेंगे आप पढ़ते हैं भूगोल में, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोमल दर्रा होके इसी क्षेत्र से भारत आने का मार्ग था। तो इन लोगों को लगा कि ब्रिटिश कंपनी को अगर सिंध क्षेत्र के ऊपर नियंत्रण कर लिया जाए तो ये आक्रमण का भय समाप्त हो जाएगा, इसीलिए सिंध का विलय कर लेते हैं। इसके पश्चात 1843 में ग्वालियर संघर्ष होता है। 1843 में ग्वालियर संघर्ष। ताराबाई जो कौन थी, ये दौलत राव सिंधिया की पत्नी थी, ताराबाई। ये पहली ताराबाई नहीं है जो शिवाजी के समय थी। ताराबाई दौलत राव सिंधिया की पत्नी थी, निसंतान थी, इनकी कोई औलाद नहीं थी। तो अंग्रेजों ने इनके एक दत्तक पुत्र लिए, तो उसको हटा के राज्य को हड़प लिया। राज्य हड़प नीति तो किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी की, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले भी एक ऐसे कुछ राज्यों को जीता गया था जिसमें आपका ग्वालियर का क्षेत्र था। तो क्या करते हैं, ताराबाई के जो दत्तक पुत्र थे, जिसे वह राज्य पे, गद्दी पे आसीन करके शासन कर रही थी, उनको हटा के राज्य का हड़प कर लेते हैं, मतलब राज्य का विलय कंपनी के क्षेत्र में कर लेते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा है कि 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित किसने किया? नियम 5 के तहत लॉर्ड एलन बरो ने नियम 5 के तहत 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित किया या उन्मूलन किया। 1843 में ग्वालियर के साथ युद्ध होती है। इसके पश्चात आते हैं एलन बरो के बाद लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। याद रखिए कि 2 हार्डिंग आए हैं, एक प्रथम एक द्वितीय नाम से टाइटल दिया गया है। तो इनका समय काल होता है 1844 से 48 तक। 1844 से 1848 किसका? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। इनके समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 46 से 48 प्रारंभ होता है। ठीक, आंग्ल सिख युद्ध। लाहौर की संधि 46 में होती है। सामाजिक सुधार हेतु बालिका नरबली प्रथा पर रोक लगाते हैं। बालिका और नरबली प्रथा, बालिका हत्या मतलब छोटी छोटी बालिकाओं की हत्या, और नरबली प्रथा पर रोक लगाते हैं। इन्हीं के समय याद रखिएगा आज का रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होती है और शिक्षा को अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है। माध्यम क्या हुआ? इंग्लिश शिक्षा का। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो जाती है 1847 में। लॉर्ड डलहौजी इनके पश्चात आता है। लॉर्ड डलहौजी आता है किसके बाद? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बाद। इसका समय काल क्या है? ये देखिए गलत हो गया। लॉर्ड डलहौजी 1848-1856। मुझे बहुत अच्छी टाइपिंग नहीं आती, इसलिए कहीं कहीं एक आध दो शब्द गलती हो जाती है। फिर भी इतना मैटर मैं तैयार करता हूँ, काफ़ी समय लगता है मैटर तैयार करने में, तो कहीं कहीं शाब्दिक गलतियाँ हैं, मैं उसको सुधार करते जाऊँगा, कोशिश करूँगा कि आगे से ऐसे शब्दावली की गलती ना हो। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। याद रखिएगा, डलहौजी ऐसा गवर्नर जनरल था
ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का करने वाला अंतिम गवर्नर जनरल था। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी के समय फिर होता है 1857 की क्रांति। 1858 में जब शासन अधिनियम के एक तरह से आता है तो उसमें प्रावधान होता है कि सत्ता ब्रिटिश कंपनी से क्राउन के हाथ में चली जाती है। क्राउन का यह निर्धारित किया जाता है कि अब जो भी क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन है वह बने रहेंगे, लेकिन किसी नए राज्यों का विलय नहीं किया जाएगा, नहीं विस्तार किया जाएगा। साथ ही जो भी रजवाड़े यहाँ पे हैं उनका सम्मान किया जाएगा। ऐसे प्रावधान उस शासन अधिनियम में थे, हम पढ़ाएंगे उसको। तो डलहौजी के ही समय जो भी साम्राज्य का विस्तार होना था हो गया, क्योंकि यही अंतिम प्रयास था और इसने काफ़ी बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। तो उसको पढ़ेंगे आगे चल के हम लोग अभी। तो डलहौजी कब आता है? 48 में और 56 तक रहता है। लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल बना तो उसकी आयु उस समय 36 वर्ष थी। बहुत कम उम्र में वह गवर्नर जनरल बन जाता है। वह स्कॉटलैंड के कुलीन परिवार का वंशज था। व्यापार बोर्ड में प्रधान की दृष्टि से उसने कार्य करके अपनी योग्यता का परिचय पहले ही दे दिया था। वह शक्तिशाली आधुनिक राज्य के निर्माण करना चाहता था। मतलब उसका यह सपना था कि ब्रिटिश सत्ता को बहुत अच्छे से विस्तृत किया जाए और उसका स्थायित्व प्रदान किया जाए उसे। तो उसने क्या किया? उसने भारत में खूब विस्तार किए। उसने भारत में खूब अच्छे से विस्तार किया। ठीक है, आगे अभी हम लोग समझते हैं कौन कौन से राज्यों का उसने विलय कंपनी के अधीन किया। उसका लक्ष्य भारत में विस्तृत, संगठित और व्यवस्थित राज्य की स्थापना करता था। रैमजे मोर एक विद्वान, उनका कथन है कि डलहौजी पर्याप्त योग्य, शक्तिशाली या शक्तिमान, अथक पारिश्रमिक, दृढ़ निश्चय, मतलब कठोर परिश्रम करने वाला, निश्चय, दृढ़ निश्चय मतलब किसी बात को ठान ले तो करने वाला, पूर्ण ईमानदार। अब ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश की ईमानदारी तो करेंगे, ये थोड़ा सा मतलब लेखन अच्छा। कितना ईमानदार था ये तो हम लोग जानते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे राज्यों का विलय किया, झांसी की रानी हो या अन्य क्षेत्रों पे। सत्य भक्ति भाव से अपने देश की महानता और भारतीय प्रजा के हित में देखभाल करने वाला गवर्नर था। इतनी अच्छी तारीफ करते हैं रैमजे मोर उसकी। क्या था वह? योग्य था, शक्तिशाली था, अथक परिश्रमी था, दृढ़ निश्चय करने वाला था, पूर्ण ईमानदार, शक्ति भक्ति भाव से अपने देश की महानता को सिद्ध करने वाला तथा भारतीय प्रजा के हित में कार्य करने वाला। डलहौजी ने राज्य विस्तार के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई? तो डलहौजी ने राज्य विस्तार के लिए युद्ध, विलय, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर या किसी अन्य आधार पर राज्य का विलय किया। विलय यही की नीति ये थी, राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति। और गोद की और पेंशन समाप्ति करके, गोद प्रथा को समाप्त करके, अधिकार करके, युद्ध द्वारा विजय या द्वितीय आंग्ल में सिख युद्ध के तहत पंजाब का विलय जब करता है तो 49 में पंजाब का विलय कर लेता है लॉर्ड डलहौजी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के तहत। इसने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई विलय में? युद्ध, विलय, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर या किसी प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर अवध का विलय करता है कुशासन का आरोप लगा के, या किसी अन्य आधार पर राज्य का विलय। पेंशन की समाप्ति कर देता है, गोद लेने की प्रथा को समाप्त करता है, और विजय द्वारा किसका? आंग्ल सिख युद्ध के तहत पंजाब का विलय। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, पेगू का विलय, सिक्किम का विलय करता है। कुशासन का आरोप लगा के 56 में अवध का विलय करता है। डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा के 56 में किसका विलय किया? अवध का। 1853 में बरार प्रदेश को हैदराबाद के निजाम से छीन लेता है। 1853 में बरार प्रदेश को हैदराबाद के निजाम से छीन लेता है। 1853 में कर्नाटक के नवाब की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को पद से हटा के राज्य में मिला लिया। सोचिए, ये तो राज्य हड़प नीति से अलग हैं। उस दायरे में कितने आते? 53 में बरार को हैदराबाद के निजाम से छीन लिया। कर्नाटक को भी 1853 में कर्नाटक के नवाब की मृत्यु के पश्चात उसके वंशज को सत्ता न देके अपने अधीन कर लिया। 55 में तंजौर के राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी ने उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया और उसे राज्य में सम्मिलित कर लिया। राज्य हड़प नीति के तहत किसको किसको लिया? देखिए,
अगर समझिएगा, ये भारत हो गया, थोड़ा मैप अच्छा नहीं बनेगा तो समझिए क्या क्या किया। सतारा 1848, सतारा महाराष्ट्र। 1848 जैतपुर, फिर संभलपुर, ये सब संभलपुर राजस्थान, बघाट उदयपुर राजस्थान, झांसी उत्तर प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र, करौली अवध का विलय, जैसे तमाम राज्यों का एक बहुत बड़े क्षेत्र से विलय किया। तो याद रखिएगा, एक क्रम पूछता है, क्रम ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम सतारा का विलय करता है 1848 में, अच्छे से याद करिएगा, मैं बता रहा हूँ। 1848 में सतारा, फिर जैतपुर 1849, संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855, अवध 1856। तो क्या हुआ, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध, ये क्रम याद रख लीजिएगा। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, ये क्रम रहेगा। 48, 49, 49, बघाट, उदयपुर, झांसी, बघाट, उदयपुर, झांसी, 50, 52, 53, फिर नागपुर, करौली, अवध। इसका वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रूज रैमजे। और डलहौजी की विलय की नीति का पहला शिकार कौन था, 1748 में। अवध का रेजिडेंट कौन था उस समय, प्रेसिडेंट या रेजिडेंट था उस समय, जो कंपनी का रेजिडेंट था अवध में कौन था, आउट्रम। रेजिडेंट जो रखे जाते थे उस समय कौन था, आउट्रम था। इसी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, ये पूछा एक बार। तो इसी ने एक अवध की एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें कहा कि यहाँ की शासन व्यवस्था अच्छी नहीं चल रही, कुशासन का आरोप लगाया और अवध के राज्य का विलय का प्रारूप तैयार करके इसको भेज दिया। इस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। तो अवध का विलय उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बहुत ज़रूरी है। 1856, लॉर्ड डलहौजी वहाँ का रेजिडेंट था, जेम्स आउट्रम, इसी ने कुशासन की रिपोर्ट डलहौजी को सौंपी, डलहौजी ने विलय कर लिया। वहाँ का अंतिम नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह। डलहौजी के समय कुछ सुधार कार्य भी होते हैं, विस्तार भी होता है तो सुधार कार्य भी करता है। इसी समय पीडब्ल्यूडी, आज जो हम लोग कहते हैं पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, तो पीडब्ल्यूडी वर्क विभाग की स्थापना करता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट 1853 में, 1853 में पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना करता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग या पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। सिक्किम का विलय भारत के पक्ष में 1850 में करता है। 1850 में लॉर्ड डलहौजी सिक्किम का विलय करता है। 1853 का चार्टर एक्ट इसी के समय पारित होकर आता है। 1853 में चार्टर एक्ट पारित हो किसके समय आता है, लॉर्ड डलहौजी के। प्रथम रेल लाइन कई बार पूछा गया प्रश्न है। 1853 मुंबई से थाने के बीच चलाई गई, किसके शासनकाल में, डलहौजी के। डलहौजी के समय में पहली ट्रेन चलाई गई। द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे 1853, इसमें भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी, ये कंपनी का नाम था। भारत में पहली बार डाक तार सेवा शुरुआत करता है डलहौजी। कोलकाता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरुआत 1853 में डलहौजी करता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बहुत जरूरी है। 1853 कोलकाता से आगरा के बीच पहली बिजली संचालित तार सेवा। भारत में पहली बार डाक कानून और डाक टिकट की प्रथा प्रचलित की 1854 में डलहौजी ने क्या किया, द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला 1853 में कंपनी थी जो रेलवे कार्य करती थी। डलहौजी के समय डाक और तार सेवा शुरू होती है। डलहौजी के इस समय कोलकाता से आगरा के बीच बिजली से संचालित तार सेवा शुरू होती है 1853 में। पहली बार डाक कानून और डाक टिकट शुरू होता है 1854 में। डलहौजी ने 1854 में डाकखाना एक्ट पारित कराया। डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता इसलिए कहा जाता है, उसने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे उसे आधुनिक भारत का निर्माता कहता है। इसमें कौन कौन से थे, शैक्षणिक सुधार, वुड डिस्पैच आता है इसी समय, रेल मार्ग निर्माण, डॉक्टरी सेवाओं की शुरुआत करता है, लोक निर्माण विभाग का गठन करता है, शिक्षा में सुधार हेतु वुड डिस्पैच आता है इसी समय। सर विलियम विल्सन हंटर डलहौजी के कार्यों को 3 शब्दों में व्याख्या करते हैं। कौन, विलियम हंटर, WW हंटर। विजय, संगठन और विकास।
सिर्फ 3 शब्द में उसका मूल्यांकन करते हैं कि वह विजय, बड़े साम्राज्य का निर्माण करता है भाई विजय करके, संगठन, ब्रिटिश सत्ता का पुनर्निर्माण करता है, विस्तार करता है, विकास, ये तमाम जो कार्य करता है वो विकासात्मक माने जाते हैं। पंजाब का विलय 1849 में किया था। संथाल विद्रोह इसी के समय होता है, याद रखिएगा 1855-56 में संथाल विद्रोह होता है, तो इसी के समय होता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 की क्रांति से पूर्व कौन सा विद्रोह हुआ था? संथाल। 1857 की क्रांति के ठीक पश्चात कौन सा विद्रोह हुआ था? सन्यासी, नहीं, नील विद्रोह, सॉरी, नील विद्रोह था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप पारित होता है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम डलहौजी के समय पारित होता है। किसके प्रयासों से? ये कमेंट में बताइए आप लोग, ये चीज़ आप लोग कमेंट में बताइए। पेशवाओं की पेंशन 1853 में डलहौजी के समय बंद हो जाती है। कौन? मराठा पेशवाओं की जो पेंशन दी जा रही थी उसे बंद कर दी जाती है। पेशवा को वहाँ से भगा के कानपुर निर्वासित कर दिया जाता है। ठीक, इसके समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, पंजाब विलय हो जाता है, आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, पेगू विलय हो जाता है, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जाती है, याद रखिए बहुत ज़रूरी है। लाल डलहौजी के समय शिमला को ब्रिटिश कंपनी की ग्रीष्मकालीन राजधानी, गर्मी के समय की राजधानी बनाई जाती है। लोक सेवा विभाग आज की तरह जो ये आपका यूपीएससी यूपीपीएससी है, इन तमाम परीक्षाओं के संचालन के लिए लोक सेवा विभाग की स्थापना की जाती है। बाद में इसको और परिमार्जित करके 1921 के शासन अधिनियम के तहत और परिमार्जित किया जाता है और 1924 में यूपीएससी का गठन होता है। इसी समय आईसीएस की प्रतियोगी परीक्षा शुरू की जाती है। एक तरह से शुरुआत तो यहीं से हो जाती है, लेकिन आगे चल के और इसके परिमार्जित किया जाता है। तो क्या होता है इसके समय में? संथाल विद्रोह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है, यह पेशवाओं की पेंशन बंद कर देता है, आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात पंजाब का विलय 49 में करता है 1849 में, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाता है 1854 में, लोक सेवा विभाग की स्थापना होती है और इसी के समय आईसीएस की परीक्षा प्रारंभ होती है। इस तरह से मित्रों हम लोगों ने बेंटिक से लेकर डलहौजी तक का पूरा पढ़ा। आगे अब हम सामने डलहौजी के ही समय होता है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह होता है और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? केनिंग। केनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था तथा प्रथम वायसराय था। अब हम लोग केनिंग से आगे चौथी कक्षा में वायसराय और गवर्नर जनरल के संदर्भ में पढ़ेंगे। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को कोई चीज़ अच्छे से समझ नहीं आएगी। आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम जो चीज़ें अच्छी जानकारी निःशुल्क मिल रही हैं उसको आप लोग पूरा तो देख सकते हैं। इतनी डीपली चीज़ें आपको जल्दी मिलेंगी नहीं एक किताब में, अलग अलग किताबों में आपको चीज़ें मिलेंगी और क्रमबद्धता नहीं मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करें। ठीक है, नमस्कार।